बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारे साथ नौजवान नस्ल का एक नुमाइंदगी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब चौधरी नवीद साहब। इनका तारुफ सबसे पहले मैं ये आप लोगों को कराना चाहूँगा कि चौधरी साहब एक तो हमारे जो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट हैं और पंजाब गवर्नमेंट के उस्मान बुज़दार साहब के स्पोक्समैन भी हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब उनके फर्जंद भी हैं ये। और उसके साथ इनकी अपनी एक पहचान है जो मैं बड़ी फ़ख्र से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यूथ के हवाले से इनकी बेशुमार इनकी खिदमात हैं यूथ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम एज़ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बात करें तो उनका जो सफ़र का आगाज़ हुआ था, यानी शौकत खानम जैसे बड़े प्रोजेक्ट से लेके नया पाकिस्तान बनने तक जितना भी यानी किरदार, मरकज़ी किरदार अगर किसी ने किया तो वो यूथ है। यूथ के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आपके सामने हुकूमत के अंदर मौजूद है। यूथ के साथ कहाँ तक इंसाफ किया गया, इस तहरीक इंसाफ ने कहाँ तक इंसाफ बरता, ये यूथ की नुमाइंदगी खुद करते हैं। ज़िला रावलपिंडी के साथ इनका और बहुत सारे अहदों के साथ ये जुड़े रहे हैं। हम इनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करेंगे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, हम इनसे पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से, हम इनसे सवाल करेंगे इनकी जो अब आने वाली तहरीक इंसाफ का जो लायामल है उसके ऊपर ये आप क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल ज़्यादा तादाद के अंदर जब हमारी उनसे बातचीत होती है जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमें शिकवा करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने वो हमें इंसाफ नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था। चौधरी नवीद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। तो आप मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो भी हमने पब्लिक ओपिनियन जो है वो नॉर्मली जनरल जो एक राय है लोगों की वो ये है कि यूथ से इस तारीख का सफ़र हुआ, मगर बाद में इस वक्त भी आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों का ताल्लुक दूसरी पार्टियों से हैं जो शिफ्ट होकर इस तरफ आए हैं, और इस 40 के तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो इस वक्त आपकी काबीना के इर्द गिर्द चल रहे हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? सबसे पहले ज़िया भाई मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने मुझे आज दावत दी इस बड़े एहसास मौजू पे जो मेरे वैसे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं खुद यूथ को नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आज से नहीं 12 साल हो चुके हैं। तो अब ऐसा है कि आपने एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे जो है ना मौजू छेड़ दिए हैं। जहाँ तक मेरा हौसला साथ देता है मैं आपको जवाब देता नहीं तो आप मुझे रिमाइंड भी कराते रहे। जी श्योर। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपने बिल्कुल सही इंट्रो में अपनी बात रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर अलम बुलंद किया इस पाकिस्तान में तो वो यूथ थी, और वो जब अपने घर से ही उन्हें नाराज़गियाँ ली और अपने मोहल्ले में नाराज़गियाँ ली, अपने दोस्तों से भी उन्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि जब 96 से ये सारे मामला स्टार्ट हुए तो खान साहब के साथ जब लोग जुड़े तो वो तहरीक ऐसी बनी कि आज वो खान साहब की स्पीच अगर आप पुरानी उनकी पहली देखें और आज की भी देखें तो उसमें आपको कहीं भी फ़र्क नज़र नहीं आता। और हाँ, एक फ़र्क ज़रूर नज़र आता है कि उस वक्त चंद लोग थे, अब हजूम है, अब कौम है, अब मुल्क पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। मैं अब आपके मौजू की तरफ आता हूँ कि देखिए जी, यूथ की एक्सपेक्टेशंस थी खान साहब के साथ और अभी भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि और तो कोई मेरे ख्याल से ऐसी उम्मीद है नहीं। तो अब पहले जब मुल्क में हमने बागडोर संभाली तो सबसे पहले मुल्क या किसी भी आप यकीन करें घर बनाने चलें तो उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग होती है। अगर प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं है तो इमारत खड़ी करने जाएंगे तो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, जो ये लोग करते रहे। और इनकी प्लानिंग रही है हमेशा 5 साल अपने टेन्योर के अंदर जो है लोगों को मुफाद देने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई। लॉन्ग टर्म की उनकी पॉलिसी कभी रही नहीं जितनी भी हुकूमतें हैं। जब खान साहब ने डिपार्टमेंट वाइज, अदारे वाइज हर चीज़ देखी और यकीन करें कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो मुनाफे बख्श सूरत हाल में होता, और हम फ़ख्र से कहते हैं यार हमारी रेलवे अच्छी चल रही थी, हमारे पीआई अच्छे चल रहा था, हमारा सोशल के नेटवर्क अच्छे चल रहे थे, हमारा हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा था, एजुकेशन, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ ज़रूर एक चीज़ ग्रो कर रही थी, वो इनके अपने बैंक अकाउंट से, वो भी माजरत के साथ यहाँ नहीं थे, मुल्क से बाहर थे। यहाँ होते तो हम कहते चलो मुल्क के अंदर भी कुछ चीज़ ऐसी थी कि ग्रो करती, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो खान साहब का एक तो नारा जो था वो इत्तेसाब ही का था।
अगर हमारी गवर्नमेंट आते एहतसाब की तरफ ध्यान नहीं देती, जिसमें अपोजिशन बड़ा चीखती है कि जनाब ये आपने नारा लगा दिया एहतसाब का, चोर पकड़ो, रिकवरी क्या है, फलां है, तो रिकवरी के हिसाब से भी मेरे पास बड़े फैक्शन फिगर है, वो मैं आपसे आगे मैं आपकी इसमें थोड़ी सी इंडोर्स करना चाहूँगा। आपने कहा एहतसाब कर रहे हैं जी, आपकी गवर्नमेंट जो है, आपका माशाल्लाह हम जानते हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद में उस्मान जो जितनी भी इनके अली मोहम्मद खान साहब हों, अमर महमूद कियानी साहब के साथ आप 24 घंटे होते हैं, इन सब यानी काबीना के जो मेन जो रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके साथ होती है, दिन आपको उनके अंदर गुजरता है। मुझे ये बताएं एहतसाब आपका कहाँ पे है, क्योंकि जिन लोगों का आप एहतसाब करके आपने जेलों में डाला था आज सब वो बाहर हैं और कंपेन कर रहे हैं, कश्मीर में कंपेन हो रही है, सबके सब लोग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। पब्लिक ये जानना चाहती है कि वो एहतसाब 3 साल आपको गुजर चुके हैं, आने वाले 2 सालों में आपने उनके लिए क्या करना है, और अगर ये एहतसाब के ही अंदर आप रहेंगे तो पब्लिक को डिलीवर कैसे करें? अच्छा, मैं ज़िया भाई आपका पहला जो मौजू है उसके पहले सवाल का जो पार्ट है वो ये है कि जनाब कि ये लोग बाहर घूम रहे हैं। देखिए हमारा काम ये था गवर्नमेंट की तरफ से, हम उस वक्त अपोजिशन में थे जब हमने पनामा केस के बारे में बड़ी फाइट की, हमने ग्राउंड पे की, और हम आज से नहीं ये कर रहे, हमारी मूवमेंट चीफ जस्टिस की मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा रोल रहा, और उस वक्त के हमारे जो आप कह लें डिक्टेटर थी उसके खिलाफ एक बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ खान साहब ने इनकार लगाई, तो फिर मियाँ साहब लाहौर से बड़े देर बाद खुदे उनको पता चल गया कि ये फ्लड आने लगा तो इसमें मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ हुई और हमने देखा कि यार अब एहतसाब के कटारे में जब पनामा ने फैसला दिया, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को जो मुल्क के ऊपर 35 साल से काबिज था उसको नाहल कहा। देखें उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की ही वर्डिक्ट उनको आई और उनको एक मरीज़ के हैसियत से उनको एक रिलीफ दिया गया या रिलीफ मिल गया, जो फैसला हुआ जो कुछ भी, हम कोर्ट्स के बड़ा एहतराम करते हैं। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का के तो चार्जेस तो ऊपर उसमें करप्शन के चार्जेस तो नहीं थे, उनको तो पनामा के अंदर नहीं बल्कि एक आपको पता है वो पनामा से अकामा और अकामा से पनामा से बड़ी एक स्टोरी है, अलग किया गया अकामा की नहीं वो मैं उसकी डेप्थ में जाऊंगा ना तो वो फिर मेरे ख्याल से बहुत लंबी एक चीज़ हो जाएगी। आपको पता है कि जब ऐसे सूरत हाल क्रिएट कर दी जाती है, अब आप देखें मरीम नवाज़ भी बाहर है, मैं समझता हूँ मेरी एक रिक्वेस्ट है अपनी अदलिया से भी कि देखें जी एक गरीब का माँ बाप बहन भाई बच्चा मर जाता है तो वो बेचारा हथकड़ियाँ लग के कब्र में अपना बच्चे नजर उतारा होता है, और इनको इतनी रिलीफ मिल जाती है कि ये जनाब अपना लंदन में जाके बैठ के और पूरा ऑपरेशन थिएटर में एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है जो मेरे ख्याल से बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं होता, ना सुल्तान राय इतनी देर से मरता है, ना कोई ऐसे कोई मामलात होते हैं जितने उन्होंने अपने लंबा खींच के एक सिनेरियो बनाया। आज आप देखें, मैं पहले तो ताज़ियत करता हूँ आबिद शेर अली की, उनकी जो रोजा है वो इंतकाल कर गई हैं, लेकिन एक उसको भी आप देखें, उसको भी आप जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं एक ऐसी पिक्चर के भाई जालिम हुकूमत हमें आने, किसने रोका है आपको? आपके गुनाहों ने रोका है, आपके अपने करतूतों ने आपको रोका है। आजकल मुल्क से बाहर मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, तो ऐसा क्या किया है मैंने और उनमें क्या डिफरेंस है? हमने मुल्क का पैसा नहीं खाया, हमने लोगों के हक नहीं मारा, जबकि ये अपने सारे मामला इनके सामने ये आ जाते हैं, ये नहीं आता कि पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं आती, इनको समझ आ रही थी कि यार हमारे पास ऐसे केसेस है। अच्छा मैं दूसरे पार्ट में आता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ, जो आप कह रहे हैं बजा फरमा रहे हैं, मुझे जानना ही है क्योंकि मैं नहीं कहूँ बिहाफ ऑफ पब्लिक आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरे क्वेश्चन नहीं है, पब्लिक की आवाम के अंदर हम जाते हैं, वो कहते हैं इनकी कारकर्दगी क्या, आप अपनी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी आपका कोई भी स्पोक्समैन जब हमारे पास मीडिया पे आके बात करता है वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट को या पिछले जो मामलात हुए हैं उनको क्रिटिसाइज करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आया आपकी आइंदा आने वाली करती, क्योंकि पब्लिक को वो इंटरेस्ट देना है, वो जो जानना चाहती है उनके इंटरेस्ट हैं कि इस वक्त जो महंगाई है वो कहाँ पे खड़ी है, उसमें आपका किरदार क्या है, उसमें क्या करने जा रहे हैं आप, फिर इसके अलावा जो आपका यूथ लोन का जो आपका, क्योंकि आप इस वक्त यूथ की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यूथ लोन के हवाले से जो है वो आप यानी उसमें हमारी नौजवान नस्ल को जो इस वक्त तकरीबन किसी हद तक मुनर्रफ हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिर्फ उसकी वजह यही है कि उनको उसका राइट नहीं दिया गया। ये एक कड़वा सच है जो हमने एनालिसिस किया। तो इस दोनों सूरतों के अंदर आप आइंदा का लायवल हमें दें कि पब्लिक जिससे मुतमिन हो सके कि आप आइंदा क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ज़िया भाई, ये तो आपका सवाल का पहला पार्ट था जिसे ब्रीफ करना बड़ा ज़रूरी था। मैं वही कह रहा था बात से बात निकलती जाएगी तो जनरल बात ही कर सकेंगे हम। अब आप कहते हैं हमारी कारकर्दगी रही क्या रही,
उसमें आपने महंगाई का कहा, तो मैं सच्ची बात बताऊं, जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ये सारे मामला पिछले जो भी कुछ थे हम उसको साइड रखते हैं। हमने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो खान साहब का एक बड़ी अप्रोच थी, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के उनसे मदद की अपील की जाए, उनसे सपोर्ट की अपील की जाए, उनको हुकूमत का बाजू बनने का कहा जाए, जिसके ऊपर हमारे काफ़ी इलेक्टेड लोगों को एतराज़ात थे कि ये कभी मुमकिन हुआ ही नहीं है पाकिस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर कि ब्यूरोक्रेसी जो है या और मामला जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि इसमें भी ऐसे ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं माजरत के साथ जो आपको पॉलिटिकल सेटअप में भी नज़र आते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि मैं अगर किसी बंदे को आज पाकिस्तान के कल्चर का बड़ा माजरत के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ, हम किसी को अगर किसी जगह अपॉइंट करते हैं तो हमारा सारी ज़िंदगी के लिए हम समझते हैं कि हमारा एक लिहाज से हमने इसके ऊपर बड़ा एहसान किया और हम उसको जताते रहते हैं। तो ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए जो पुराने अपॉइंटेड हैं, वो अब 11वां ग्रेड से अगर स्टार्ट हुआ तो आज माशाल्लाह 21वें 20वें 19वीं ग्रेड में बैठे हुए अपना अदारों को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। खान साहब की नीयत पे किसी को शक नहीं था, उन्होंने आते ही बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिवली काम ये किया, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो थे उनको इस पर एतराज़ था कि खान साहब आप इनको इतना डायरेक्टिवली अप्रोच नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है और हमने पॉलिटिकली इन चीज़ों को एड्रेस करना है। लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। ये नहीं मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी सारी ऐसी होती है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में सियासतदान सारे ख़राब नहीं होते, वैसे ऐसे हर जगह अदारों में लोग अच्छे भी बैठे हुए हैं। उनमें से कई लोगों जो है ना उन्होंने खान साहब के साथ कोऑपरेट किया और बड़े मामला ठीक हुए। मैंने आपसे अभी दरख्वास्त की थी कि तकरीबन 40 के लगभग अनइलेक्टेड मेंबर हैं जो इस वक्त खान साहब के साथ। देखिए मैं एक बात आपसे गुजारिश कर लूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसको सेकंड इसलिए भी करूँगा कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड और ये इलेक्शन और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपकी फेलियर हो जाती है अगर आपके लोग डिलीवर ना करें। अब मैं बताऊं, कैबिनेट में हमारे जितने भी है स्पेशल असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनको फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं कि अपनी कैपेसिटी के अंदर क्या काम कर रहे हैं। अगर हम उस्मान डार से बात शुरू करते हैं तो उस्मान डार यूथ की जो आप बात कर रहे हैं उसको लीड कर रहे हैं यूथ अफेयर्स के अंदर। इसी तरह ओवरसीज़ में अभी हमारे जुल्फी बुखारी साहब थे, लेकिन अभी एक इंक्वायरी की वजह से उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे के अब स्टेप डाउन किया हुआ है। उनकी ओवरसीज़ के अंदर क्या रही है कारकर्दगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। शौकत तरीन साहब अभी आए हैं, उनकी क्या कारकर्दगी, इतना अच्छा बजट आया जिसके ऊपर किसी बंदे का क्रिटिसिज्म इवन के ऑपोजिशन की अभी आपको कोई डिटेल एक स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी, सिवाय इसके कि ये गुर्बत के खिलाफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर ऐसा होता है कि हम एक पब्लिक ने एक मेंबर को इलेक्ट किया अपनी चॉइस से कि जाके मेरे लिए आवाज बनेगा, मगर जब आप असेंबली में जाते हैं तो फिर उस वक्त आप अपनी मर्जी का बंदा एक चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैं गुजारिश कर लूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इसका आपको इजाज़त देता है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लें तो फिर तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता, ठीक है। और इलेक्टेड ये एक शुरू से एक चीज़ रही है, एक वोट बैंक लेके एक MNA आता है तो उसको थोड़ा सा होता है, एक रिजर्वेशन होती है, लेकिन यकीन करें एक डोमेन हर बंदे की अपनी वहाँ मौजूद है कैबिनेट के अंदर। जो वहाँ आप देखें ये वाहिद हुकूमत है जिसके अंदर हर मंगल के दिन आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, ये कहते हैं जी नेशनल असेंबली में खान साहब नहीं आते, और भाई नेशनल असेंबली में जो आपकी कैबिनेट के तमाम वजीर और MNAs आते हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो अपने जितने भी इश्यूज हैं वहाँ तमाम अदारों को लोग बैठे होते हैं, दे आर आंसरेबल। जो मिनिस्टर की क्यूरीज होती हैं वो मिनिस्टर फिर आपको प्रेजेंटेशन देता है। अब मुझे आप बताएं एक प्राइम मिनिस्टर का वक्त कितना बड़ा कीमती होगा, और आपका तो माशाल्लाह आपने सारा वो किसी और मामला में गुजारा, लेकिन एक सीरियस जब प्राइम मिनिस्टर आके बैठा उसने सिर्फ आके 8-8 10-10 घंटे उस जो नेशनल असेंबली के सेशन चलते हैं उसमें उसकी टीम्स मौजूद हैं। जब एक बंदे को अपनी टीम में एतमाद नहीं तो वो क्या जाके अकेला बैठ के सुन के अपने फैसले उसने करने हैं, उसकी तो टीम्स मौजूद हैं। तो एक कामयाब इंसान वही है जो अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करता है और उसको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और ये सुन्नत भी है कि आप मशवरा कर लिया करें, मशवरा टीम के साथ। कुछ आपके मुल्क की वसीतर मफाद में जो है वो कुछ फैसले होते हैं, उसमें कम से कम मेरे ख्याल से जैसे भी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ वहाँ पर PM साहब मौजूद नहीं थे, बेशक काबीना थी, सारे लोग मौजूद थे, मगर आप नहीं समझते कि एक ऐसा यूनिटी का मैसेज आता कि काबीना के अंदर अपोजिशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबके सब एक पेज के ऊपर है। देखिए मैं सबसे पहले इधर जिक्र कर दूं कि एक तो जो पार्लियामेंट का हमारा ये रिसेंटली एपिसोड सारी आवाम ने देखे हैं, होता ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर अलाउ करते हैं या कैबिनेट बैठी होती है सारी, या जितने भी हमारे असम्बली में नेशनल ये असम्बली के हमारे MNAs MPs होते हैं, एक तो रवैये की बड़ी ये चीज़ रही है कि इन्होंने टारगेट कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर को हमने बात ही नहीं करने देनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब उस फॉरम पर बात करते हैं
उनकी एक तकरीर जो है ना, इनकी एक साल की सारी जो है ना APDM जैसी मूवमेंट को गिरा देती है। ये खान साहब को अल्लाह ताला के गॉड गिफ्टेड है कि जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं। एक दिल से बंदा बात कर रहा हो तो वैसे असर रखती है। तो उनमें ये एक प्रॉब्लम उनकी ये रही कि यार ये बंदा बोलेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बजट की तकरीर के अंदर उन्होंने खान साहब के साथ अपना सलूक किया वो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, और उसके रद्द-ए-अमल में जो पार्लियामेंट में किया मैं उनको इंडोर्स नहीं करता कि ये होना चाहिए, लेकिन देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप मुझे बात करने की इजाज़त देंगे या मैं आपको बात करने की इजाज़त दूँगा, आपका भी एक गुस्से का एक होता है इंसान का, तो अल्लाह ताला ने ये इंसान के फंडामेंटल राइट भी, और आपने जो मैसेज दिया उसके बाद आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि फिर मैं बात करूँगा कि शायद गलत तरफ निकल जाए, लेकिन अगले उस दिन के बाद आप सेशन देखें कितने तमीज़ से चल रहा है। तो मैं एक जगह बैठा था, मैं कोड नहीं करूँगा, तो वहाँ हमारे सीजनल पॉलिटिशियन जिन्होंने 40-40, 45-45 साल जो है पार्लियामेंट के अंदर वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कहा जी इनका बनता ये था, इनसे रवैया ये बनता था, इनको इज्जत की बात समझ ही नहीं आती थी। कभी कहते यार बात नहीं, कभी जब उनको ये पता चला कि अब ये तो पार्टी खड़ी हो गई है, मैं आपको कह रहा हूँ मैं जस्टिफाइड नहीं है, कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। एक आप अपने आईन पाकिस्तान की और बजट की तकरीरें इस तरह फेंके, लेकिन आप ये क्या जस्टिफाई करेंगे वहाँ खड़े होके आपको कोई गालियाँ दे, आपको खड़े होकर जनाब टॉन्ट करे और प्राइम मिनिस्टर को ऐसे अल्फाज से नवाजे के जनाब जो गैर अखलाकी हो, उनको ये हया भी नहीं होती कि वहाँ औरतें भी हैं, वहाँ आपके बुजुर्ग लोग सीजनल पॉलिटिशियंस हैं। आपने देखा होगा कई पॉलिटिशियंस वो छोड़ के हॉल चले गए थे, वहाँ 15-20 से ज़्यादा बंदे नहीं थे। आपने बात कर यूथ बड़ी हो गई है डिसार्ट, लेकिन अगर यूथ डिसार्ट है तो मैं आपको दावत देता हूँ, कश्मीर है, कश्मीर के इलेक्शन लगे हुए हैं, कश्मीर के अंदर जितने यूथ हमारी एक्टिव है और जितने यूथ के लोग वहाँ अपने वर्सटाइल तरीके से कैंपेन को चला रहे हैं, यकीन करें मैंने पाकिस्तान में भी इतनी एनर्जी नहीं देखी कि वो अब इस दफ़ा ये है कि वो क्यों है क्या नहीं है, उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कश्मीर में बड़ा फोकस किया है। खान साहब ने इस दफ़ा जो बजट दिया था उसमें कोई कट बजट में नहीं लगाया कश्मीर के अंदर। जो लोन प्रोग्राम यहाँ चला यूथ का वो वहीं किया, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, और इसके अलावा जितने भी हमारे आपको पता है वो बड़ा एहसास इलाका है हमारा, उसके बॉर्डर्स के ऊपर भी काफ़ी आपको पता है झड़पें लगी रहती हैं और काफ़ी वहाँ लोगों ने शहादत भी हुई उनकी, तो खान साहब ने उनके स्पेशल फंड्स का भी अरेंज किया। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ और कभी खान साहब ने कंटिन्यूटी और देखिए गवर्नमेंट की कभी नहीं रही। खान साहब ने उस गवर्नमेंट को पूरे 5 साल पूरे करने दिए और आज भी अगर आप देखें तो वहाँ हुकूमत अभी इस करंट वाले में वो आपके राजा फारूक हैदर साहब ही हैं, तो ये खान साहब का जेस्टर है और खान साहब ने उनके असम्बली में बैठे हुए खिताब किया। तो ये चीज़ें क्या मैसेज देती हैं कि कलेक्टिवली वी आर वेरी सीरियस, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में हमारी जो मूवमेंट थी जिनका हवाला देते रहते हैं, तो वो तो हमारा स्ट्रगल है, आपने APDM में करके देख लिया। आपको ये होता था कि यार पता नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, माइनस खान, तो मेरे ख्याल से माइनस करते करते उनका अपना एक ही बंदा रह गया होगा, मैं जानता भी नहीं ना उनके साथ अब कोई है। अब पार्लियामेंट में जब जरदारी साहब बैठते हैं तो मियाँ साहब उठ के चले जाते हैं, मियाँ साहब आते हैं तो जरदारी साहब चले जाते हैं, हम तो वहीं बैठे हुए हैं। अब मैं आपके दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। आपने बात की यूथ नून, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। आपसे पहले जो है ना 10,000 हमारे जो यूथ के नौजवान थे उनको 1 अरब रुपया जो है ना वो अब तक 10 अरब रुपया जो है ना वो दिया जा चुका है। ये हमारा 3 साल के अंदर था। उसमें मेरी काफ़ी उस्मान भाई से मेरी 2-3 मीटिंग इस हवाले से हुई। उस्मान डार साहब से स्पेशल असिस्टेंट है खान साहब के, और वो इसी यूथ अफेयर्स के ऊपर तमाम मामला देख रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम उन्हीं की क़यादत में चल रहा है। अब मेरे से काफ़ी लोगों ने सवाल किए, क्योंकि मैं इसको बात को डिफेंड भी करता हूँ और बात को जो प्रोग्राम है उसका एक लिहाज से नुमाइंदा भी अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इस चीज़ के अंदर लोगों की बड़ी होप्स हैं और ख़ासतौर पे हमारे यूथ की। अब मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले 3 टीयर थे, T1, T2, T3 करके नाम मैं बताता हूँ कि जिसमें आपका ये होता था कि यार हमने कम से कम एक टीयर के अंदर 1 से 10 लाख का था, फिर 10 से 2.5 करोड़ का, फिर 2.5 से 5 करोड़ हो चुका है। इस बजट के अंदर आप 5 करोड़ तक जो है ना, अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट आपको ये 10 लाख या 1 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ क्यों दे? मेरा सवाल है, आज के ज़माने में क्यों आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे, जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि भाई मैं आपका 5 का 10 करूँगा, 5 का 6 करूँगा, 5 का 7 करूँगा, क्योंकि ये एक तरीकाकार है और उसके अंदर वही लोग आ सकते हैं जिनको अपने ऊपर काबिलियत पे है यकीन कि यार हमने करना है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग हमारी 10 से 15 साल की है कि आने वाली हुकूमत, मैं ये भी नहीं करता, अल्लाह ताला जानता है कि कल क्या होना है। तो अगर आने वाली गवर्नमेंट जो कोई भी आती है, और मुझे यकीन है खान साहब की आएगी, लेकिन फिर फर्ज करें कि हम आए, कोई और प्रोग्राम हुकूमत आ जाती है, क्या इस प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा? जैसे HSC के साथ हुआ, लोग बाहर बैठे हुए बेचारे अपनी डिग्रियों को रोते रहे और इन्होंने जनाब इसलिए मोटरवे रोक दी क्योंकि मियाँ साहब का प्रोग्राम था, बेनज़ीर रोक दी क्योंकि ये बेनज़ीर मोहतरमा मरहूम
क्या मरहुमा का प्रोग्राम था। तो ये इस तरह तो उनकी कसर लगी रही है सारी ज़िंदगी। तो खान साहब चाहते हैं इसकी कंटिन्यूटी हो, तो उस कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट दें ताकि आने वाली हुकूमत, वो पाकिस्तान की हुकूमत होगी, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करें। फिर आपने बात की महंगाई की। महंगाई का जब वर्ड यूज़ करें तो मैं कहूँगा मसनूई महंगाई। लिटरली मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि जो रेट मंडी में चल रहा है वो अगर मंडी के करीब इलाका है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, उससे थोड़ा आगे जाएगा एयरपोर्ट सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा लें वो 200% ऊपर होगा। ये मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर कोई हमारा एक बिल्कुल हमारा भी कंट्रोल जो है उस तरीके से होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी ये सारी चीज़ें हो रही थी तो हमारी कोशिश ये थी कि प्लानिंग डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस करके हम ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करके इन चीज़ों को, क्योंकि ये AC और DC का ही काम है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें। अब डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर कमेटी बन चुकी है, हर ज़िले के अंदर बनी है। ये बात समझने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लोगों को पहले ये था कि हम अगर मैनेजमेंट इनके हाथ में देते हैं और ये हमें इंशाल्लाह आउटपुट देंगे, लेकिन उस तरह की आउटपुट नहीं आ सकी। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि आते ही इन चीज़ों को सबसे पहले हमारा सिर्फ एक ही कोर इशू है, वो है महंगाई है। बाकी खान साहब के प्रोजेक्ट्स, खान साहब की हुकूमत या खान साहब की शख्सियत के ऊपर तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस अब भी है, लेकिन वो कहते हैं कि आप महंगाई को कंट्रोल कर लें। उसके लिए अब डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर कमेटी बन चुकी है। अगर ज़िला पिंडी की बात करूँ तो आमर में देखिए जी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको बताता हूँ सर, तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। उनका कंट्रोल क्यों नहीं था, मैं आपको वजह बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो प्राइस कंट्रोल कमेटी थी वो वाकई गैर फॉल थी। गैर फॉल किस लिए हुई? क्योंकि सच्ची बात है, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ बैठे हुए DCs और ACs इनको ओन ही नहीं करते थे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, जो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार हम तो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन वो ड्यू रिस्पेक्ट हमें मिल नहीं रही। तो उसके बाद इस चीज़ को जब खान साहब तक लाया गया कि ये सिर्फ पिंडी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ये चीज़ नज़र आ रही है, हमें जो है वो उस चीज़ का हमारे साथ सपोर्ट नहीं हो रही, तो खान साहब के जो अहकाम थे बड़े क्लियर थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर कमेटी बनाई जाए और उसको चेयर करेगा वहाँ का MNA जो हमारा सीनियर कोई भी ज़िला पिंडी के अंदर। तो आमर महमूद कियानी साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और पार्टी के बड़े पुराने दरीना कारकुन होने के साथ तो खान साहब के बड़े पुराने दोस्त साथी भी हैं और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। उनको उन्होंने उनको यहाँ चेयरमैन लगाया और उनके साथ सेकंड पोजीशन में डिप्टी कमिश्नर साहब को अपॉइंट किया। अब उसकी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर कमेटी के अंदर ऐसे मेम्बरान MP MNA जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर आ रहे हैं, फिर तमाम महकमों के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है वो भी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। उसकी एक मीटिंग हो चुकी है जिसके अंदर बड़ी क्लियर और डायरेक्शन दी है कियानी साहब ने कि मैं आज से पहले तक का जो मुझे जो था वो हम एक समझते हैं कि हमारा फुकदान था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। अब इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है और जो अहदाफ खान साहब ने दिए हैं अगर उसके ऊपर कोई सीरियस स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तो आई एम ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब आई विल टेक सीवियर एक्शंस। ये पहली दफ़ा उसके अंदर एक चीज़ सामने आई। अभी आपने कहा कि कमेटियाँ ये तो है वो जो आप इंडोर मीटिंग्स कर रहे हैं इंटायरली अपनी पार्टी के अपने अहदेदारों के दरमियान, मगर जो रेलेवेंट लोग हैं जो महंगाई का जरिया, जैसे आपने कहा कि मंडी के नज़दीक अगर एक शॉप है तो वो 100 रुपये किलो चीनी दे रही है, अगर वो थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे चली जाएगी 120 रुपये हो जाएगी। उसको कंट्रोल तो इन लोगों ने करना। क्या आपकी मीटिंग्स जो है वो क्योंकि पहले से होती आ रही है मीटिंग्स, आज पहली दफ़ा नहीं हुई, मगर ये जो माफिया है इस वक्त, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो बोझ है वो तो वहाँ पे है, मगर इसके साथ ये जो लोकल माफिया है वो एक्टिवेट है इस वक्त। कम से कम उसको कम से कम कंट्रोल कर लिया जाए तो ये कम से कम। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटी सी बात है। हम आप फिर हमें कहते हैं कि आप पुरानी बातें छेड़ लेते हैं, लेकिन मकसद ही यही है कि एक बंदा जब अपने घर में आता है 3-4 साल छुट्टियां गुजार के, तो उसने तो देखना होता है कि यार घर में हुआ क्या है। वो तो रिस्पॉन्सिबल उन्हीं को कहेगा जो उसमें रहते रहे हैं। हम इस बात से निकल के आगे चलते हैं कि यार जनाब आप इसके बारे में सीरियसली इकदाम क्या कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, सेकेंडली ये कि हमारी सबसे बड़ी ये फॉर्चुनेट रहा कि हमारी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो तब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी और इस तरह की कोऑपरेशन इनके साथ जब रही तो ज़ाहिर बात है एकदम अब्रप्ट चेंज आई। और अब्रप्ट चेंज आने की एग्जांपल छोटी सी मैं आपको दे देता हूँ। जब हमारे सियालकोट में एक बड़ा मेरे ख्याल से सियालकोट में था या जहाँ मैडम फिरदौस आशिक अवान के साथ एक इंसिडेंट हुआ और वहाँ हमारी AC थी तो वहाँ उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं इसको सेकंड भी नहीं करता, एंडोर्स भी नहीं करता, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब हमारा कोई सीनियर हमसे कोई तल्ख बात कर भी देता है, देखिए एक प्रोसेस है ना कि आप गाड़ी में बैठी हुई हैं या आप किसी जगह बैठी हुई हैं, आप मेरे साथ तो खड़ी हो ना, कम से कम जो लोगों को शिकायत है वो मैंने तो सुन ली है।
लेकिन हल तो आपने करनी है ना, ये काम तो आपकी ब्यूरोक्रेसी के ही लोगों का था कि इसको हल करते। वो जब 5-6 एग्जांपल्स ऐसे सामने ऑन द पेज आई हैं, अच्छी नहीं थी, दोनों एंड से अच्छी नहीं थी, मैं इसको बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से वही बात है कि ये ज़रूरी भी था कि जब हमारी चीखों पुकार हुई, जब ऐसे इंसिडेंट आए, तो वो हमारे अलावा, हुकूमत के अलावा लोगों को भी पता चला कि यार ये इस तरह की चीज़ हो रही है। माफिया में जब आपने पॉइंट आउट किया है, हमने किसको नहीं छोड़ा। आप बात करते हैं जनाब हमारे साथ, जनाब हमारे जो हमने किसी माफिया को, अपने लोगों को छोड़ दिया। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको जहांगीर साहब की देता हूँ। जहांगीर साहब का ऊपर एक एलिगेशंस आए कि आपने एट दैट टाइम आपने जनाब शुगर की प्राइस में जो है अच्छा खासा मुनाफा कमाया और ये होना नहीं चाहिए था, सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए थी, एक डिटेल टॉपिक है ये। तो उसके ऊपर खान साहब ने बड़ा क्लियर उनको एक इंडक्शन दी कि भाई फ्री एंड फेयर आप इसके ऊपर जो है ना वो इंक्वायरी करें और जो कल्प्रेट है उनको हेल्ड अकाउंटेबल करें। अब उसके ऊपर जनाब वो एक लाख से जो पहले के माफिया थे वो जनाब बिल्कुल जहांगीर साहब के साथ खड़े हो गए और उनको उनके अंदर अपने अबू नज़र आना शुरू हो गया कि मेरे वालिद मोहतरम जो है जहांगीर साहब की तरह है और ये अपना। और जैसे इंक्वायरी में जहांगीर साहब ने कहा कि मैं ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उनको इन्होंने ले लिया, ये इनके साथ मिल गए, इनको पहले खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर दूसरी जगहों से उठाया और अपने साथ लेकर आए। क्या ये नहीं सकते कि एक ये उनकी कोई एक सियासी गलती थी? ज़िया भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में, इसमें जो है ना नज़रियात तो अपनी जगह, लेकिन इसके ऊपर शख्सियात का भी बड़ा जोर है। ये हम जितना भी इस चीज़ को डिनाई कर लें, मैं ऑन कैमरा बड़ी नज़रियाती बातें कर लूँ, बड़ा ये कर लूँ, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ है कि हमारे लोग ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा क्योंकि बाप का घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि वाला से अच्छा हमने परफॉर्म करना है। तो फिर यार एक सियासतदान का बेटा अगर सियासतदान बनता है तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादती ना करें, ये भी एक प्रोफेशन है। और मेरे साथ बड़ी बहस हुई एक दफ़ा, रऊफ़ क्लासरा साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा जी फलां यही बात उन्होंने की, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूँगा, मैं आपके साथ साथी रहूँगा, आपका दोस्त रहूँगा। लेकिन उन्होंने जब मेरे से ये बात की तो मैंने उनको कहा यार आप इससे पहले ARY पे बैठते थे, इससे पहले 92 में आते थे, फिर आप आजकल फिर ARY में आ गए, आपसे कोई सवाल नहीं करता। आप बैठ के आपके पास माशाल्लाह एक ऐसा एक ये इतना ड्रोनी चीज़ आपने रखी हुई है, तो उस ये तो आपको लाइसेंस तो नहीं देता कि आप लोगों की इस तरह इज्जत उछालें। तो अब मुझे आप बताएं, जब तक हमारी पार्टी में शाह साहब नहीं आए, शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या इस पार्टी को बूस्ट मिला? आप रियलिटी की बात करते हैं, जावेद हाशमी साहब जब इस पार्टी में आए तो क्या इस पार्टी को बूस्ट नहीं मिला? तो फिर मैं आप समझते हैं कि फिर हम इसको तब्दीली के नाम पे, यानी तब्दीली तो नहीं है ना कि एक ट्रेडिशनल आप देखिए तब्दीली मैं आपको जो इस पूरी तारीख के अंदर ये ऐसा भी है कि एक चीज़ आप अट्रैक्शन बना दी, इन वर्कर्स ने अट्रैक्शन बनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो भी है, मैं समझता हूँ जितने भी नजरियाती कारकुन हैं उन्होंने इसको एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को परचेजिंग या ब्रांड के अंदर आने के लिए मजबूर किया बड़े बड़े लोगों को कि यार हम अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं। अब उसके अंदर क्या बूस्टिंग होती है, मैं आपको 2013 का इलेक्शन की बताता हूँ कि 2013 में खान साहब ने 35% जो टिकट थी वो दी हैं नौजवानों को। ठीक है, मैं पिंडी की बात करूं तो मैं नाम लेके अब आसिफ महमूद अब्बास से कहीं मैं, इसके अलावा उमर भट्ट है, ठीक है, ये तो बड़े बड़े वो जिन्होंने इलेक्शंस भी लड़े हैं। उसके अलावा और हमारे अगर ख़वातीन में आ जाए वहाँ भी टिकटें दी गई, ये तो मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप आओ तो इस तरफ हमारे अब 2018 में क्या हुआ, 2013 में जब हमने टिकट दी अपने नौजवानों को मैक्सिमम, हम वो रिजल्ट नहीं ले सके। ठीक है, अच्छा रिजल्ट हमारे पिंडी में आया क्योंकि पिंडी की जो क्या कहते हैं मोबिलाइजेशन थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ अटैच था। इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में तो पिंडी के कारकुन यहाँ से जाते थे और वो चार्ज अप थे। जो हम इस एपी सेंटर से दूर होते गए तो उसकी जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन कम होता गया, और फिर जैसे ही हम साउथ में आए और बुरा हुआ, सेंट्रल में आए और बुरा हुआ। फिर जब 2013 के इलेक्शन के बाद नून लीग की हुकूमत बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ आई, तो आप सच्ची बात करूँ ना, हर बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये था और वाकई लोग इनसे जो है मायूस होकर पार्टियाँ छोड़ के आए। 2010 के अंदर जब शाह साहब पीपल पार्टी में वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने पार्टी इस वजह से नहीं छोड़ी कि पीपल पार्टी को करप्शन की है, वो वजूहत तो अपनी जगह थी। लेकिन जब रेमंड डेविस का सबसे बड़ा हुआ केस, उन्होंने उस बेसिस पे रिज़ाइन की और आज बिलावल बड़ी तकरीरें कर रहा है और बड़ी चीज़ें कर रहा है, उसकी हिस्ट्री पीछे कुछ और है। इसके बाद हमारे पास अपना जब जहांगीर साहब आए पार्टी, बिलावल जो है वो अमेरिका टूर पर जा रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ हो रही हैं। जी, ये क्या कहते हैं आपके? अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले। एक तो बड़े मज़े की बात है,
हमें ये कहते हैं जी टेलीफोन नहीं आया आपको एंजॉयमेंट का और जनाब ये हो गया फलां हो गया। इनसे पहले इनको कॉलें भी आती थी, इनको मैसेजेस भी आते थे और एक ही होता था डू मोर डू मोर डू मोर। चाहे वो आपका ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो आपके अपने लोग हवाले करने हो, चाहे आपने अपनी एजेंसीज को माजरत के साथ तस्लील करनी हो, ये इनसे करवाते रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। अब जब खान साहब आए उन्होंने एक ही वर्ड बोला एब्सोल्युटली नॉट। अब आप मुझे बताएं जब मैं आप मेरे दरवाजे के बंद कर दें घर के, तो मैं तो मादर के साथ बड़ा ही अजीब आदमी होऊंगा कि मैं आपके पीछे ही लगा रहा हूँ कि जनाब आप मुझे बुला नहीं रहे, ये नहीं बुला रहे। तो खान साहब ने तो दरवाजे क्लोज कर दिए इस टॉपिक के लिए कि भाई हम इक्वल लेवल पे आपके साथ पॉलिसीज के साथ हमारे काम करना चाहते हैं। साबका ISI के DG साहब वो फरमाते हैं कि किसी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो वाशिंगटन की मर्जी के बगैर मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकती। उनका बिल्कुल ये ऑनर है उनका ये इंटरव्यू। अब उसके बाद अगर हम उसको उस नज़र से देखें कि अगर गवर्नमेंट ऐसे बनवाई जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर आप बिलावल भुट्टो जो है वो जरदारी साहब अमेरिका का टूर करने जा रहे हैं तो क्या हम इसको कहीं उस उनकी गुफ्तगू के साथ इंटरलिंक मैं ये टूर जो है ना ये अपनी वफादारी शो करने के लिए जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, इवन के ये कहेंगे जी मेरे वाला जरदारी के ऊपर भी केसेस कर लें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। देखिए ये बड़ी जालिम होती है सियासत, इसके अंदर सूरज जो गुरूब हो रहा है, तुलू होने वाले ने बहुत कुछ किया है। शहजादों ने अपने बादशाहों के साथ वालिद के साथ किया, ये भी हिस्ट्री में लिखा गया। ये अनफॉर्चुनेटली अपनी सिर्फ एक लिहाज से जो है ना वो बताने जा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिकली जो है चाहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ ये कर दिया है, वहाँ ये हो रहा है, अब देखें जी आपका इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, तो ये देखें जी आपको उसने ये कर दिया। आप मुझे बताइए क्या जुर्रत का काम नहीं किया उसने? क्या हमने 89 में मार नहीं खाई जब रशिया यहाँ से गया? क्या हमने 2000 में मार नहीं खाई जब अमेरिका यहाँ से गया? और क्या अब हम मार नहीं खाएंगे? ये तो आपको हिस्ट्री से खुद पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। आप खान साहब ने जब खड़े होकर नेशनल असम्बली में कह दिया कि यार आप इसके बारे में कोई परमानेंट हल करो, और खान साहब का स्टैंड तालिबान के खिलाफ या तालिबान के ऊपर ये था कि जनाब इनसे टेबल टॉक करें, तो इनको तालिबान खान कहते थे। और अब जब खुद अमेरिका ही कर रही है तो मैं उसको क्या कहूँ जी, वो तालिबान अमेरिका नहीं है। बात ये हो रही है कि इस टॉपिक के ऊपर कि आप समझते हैं कि खान साहब के साथ जो इनकी पॉलिसीज़ हैं ये इनका अपना एक ग्रज है जो ग्रज निकालना चाहते हैं, क्योंकि अवाम 100% इनके साथ है। और जबकि इंटरनेशनल लॉबी के अंदर खान सिर्फ अब पाकिस्तान के लीडर नहीं बन के उभरे। मैं आपको लिटरली बता दूं कि तैयब अर्दोगान की जो फ्रांस के सदर के साथ मुलाकात हुई है उसको लोगों ने, मुसलमानों ने अच्छी नज़र से नहीं देखा, जहां वो उनके साथ अपनी कोनी से कोनी मिला के इजहार कर रहे थे और इसके ऊपर क्वेश्चन उठे हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं क्या नहीं बल्कि जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर वो इमरान खान है, जिसने इजहार हर प्लेटफॉर्म पे किया। उसने सलमान रुश्दी से लेके ऐसे लोगों से बैठना पसंद तक नहीं किया जो अपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत के ऊपर अपना जो है नाउज़ुबिल्लाह गलत बात करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने पहले जब सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई 1 सेकंड उसमें सबसे पहले उन्होंने एक बात ये की थी कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये जो हमारी इस्लामिक कौंसिल बनी है इसका काम क्या है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के ऊपर ये बात करते तो हम इस तरह स्टैंड क्यों नहीं लेते जिस तरह हमें लेना चाहिए। उनकी पहली बात थी कि मैं सोचता था जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं तो पहली बात मैं ये करूंगा। तो उनके ऊपर तो मैं कहता हूँ ख़ास करम अल्लाह ताला का, और ये चीज़ें हमारे अंदर जब आती हैं ईमान के अंदर तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। कौन सोचता था कि यार ये 25 साल की स्ट्रगल के बाद ये खाली क्रिकेटर जिसको ये कहते थे आज इनके साथ ऐसे मैचेस खेल रहे हैं कि इनको बारी नहीं मिलने दे रहा हो। अच्छा मुझे आप ये बात बताएं कि जो यूथ है जी वो हमारी इस वक्त एक बदहाली का शिकार है, उनको खुद पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट, टिकटॉक, लाइकी और इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। इंटरनेट ने बर्बादी यानी हमारी नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दी है। उनकी एक्टिविटीज़ महदूद हो गई, खेलों से दिलचस्पी हट गई, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ से उनसे वो दूर हो गए। इसके साथ उसकी वजह ये बनी कि जो लोग कुछ एक्टिविस्ट हैं, जो कुछ नौजवान करना चाहते हैं, उनको हमने ग्रुपों के अंदर तकसीम करके डिवाइड कर दिया। किसी को हमने PTI का नाम दे दिया, किसी को मुस्लिम लीग का दे दिया, किसी को पीपल्स पार्टी का, और किसी को जो मुल्ला की दौड़ में डरा है।
अब आप इस वक्त गवर्नमेंट में खान साहब, और यकीनन उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, तो क्या खान साहब के पास कोई ऐसा कभी डिस्कशन हुई हो, आप इनकी काबीना के मीटिंग्स में होते हैं, कभी कोई ऐसा पैगाम कि जिसमें आप यूथ को एक यूनिटी का मैसेज दें कि आप, क्योंकि जब भी बात होती है आपके प्लेटफॉर्म से वो पीटीआई के वर्कर के तौर पर होती है, पीटीआई की यानी तर्जुमानी करते हुए बात करते हैं। हम जो मुस्लिम लीग का नौजवान है वो भी एक काबिल, उसके अंदर काबिल लोग मौजूद हैं बैठे हुए नौजवान, जिनसे हम कुछ, मगर उनको हम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ वही पॉलिटिशियन जो है उनकी मुसल्लत कर दीजिए। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की पोजीशन में खान साहब को कोई मैसेज ऐसे दिया जाए कि आप इस यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे, अपनी पार्टी को भी सेक्रीफाइस करते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाए, क्योंकि यूथ उठेगी, पाकिस्तान यूथ ने बनाया। या भाई आपका सवाल मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्यूरेट और बड़ा विजनरी सवाल है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा लोगों के अंदर ये इस तरह आ जाता है कि यार सिर्फ ये हुकूमत पीटीआई की हुकूमत बनी है। हम बाय डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है, और दूसरा ये चीज़ है कि आप यकीन करें, इससे पहले जब खान साहब की बेतहाशा स्पीचेज़ हैं, तकरीरें हैं, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तानियत को भी प्रमोट किया है, कभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं अभी समझता हूँ हालिया हमारे 2-3 कन्वेंशन हुए हैं वहाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्होंने आए, तो उनकी बातों में एक पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी। उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम है पाकिस्तान की बात करे, और उन्होंने ये मैसेज दिया। मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ। आप यकीन करें, जब ये मदरसों के बच्चों को डी एसोसिएट किया गया कि भाई एक क्लास ये है, एक क्लास ये, एक क्लास ये है, हम उन्हीं एजुकेशन सेक्टर्स में क्लासेस करते रहे, लेकिन खान साहब ने आइडेंटिफाई किया कि मदरसे के बच्चे जो हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, इनको भी इसी दायरे के अंदर लाया जाए, उनकी एजुकेशन। अब मुझे आप बताएं उसके ऊपर कितना बवेला मचा, कितना इन लोगों ने उस चीज़ को गलत लिया कि जनाब ये पता नहीं क्या करने जा रहा है, क्या नहीं। और आज वक्त ने साबित किया है कि अगर आपने दुनिया में कामयाब होना है तो ये तो सुन्नत रसूल भी है कि दुनिया और दीन साथ लेके चलो, ताकि देखने वाला आपसे सबक लेके यार इसने दुनिया और दीन दोनों को एक साथ चलाकर कितना कामयाब इंसान है। मैं समझा तो दुनिया में दुनियावी काम करता रहे वो भी कामयाबी नहीं है, और सिर्फ दीन की एक तो बड़ी आपने मशहूर बातें भी सुनी होगी कि सालों साल तबलीग करते रहे, लेकिन जब उनका अंजाम हुआ कि भाई तबलीग तो अपनी ज़ात के लिए बैठ के करता रहा, तूने लोगों की कब इस्लाह की। तो ये चीज़ें भी सारी साथ मौजूद हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब, मेरी उनसे पहली जब हमारी बेशुमार मीटिंग्स रही और सारे मौजूद रहे, मैं यही हमेशा छेड़ता था कि हमारे यूथ के लिए आप नौकरियों का बंदोबस्त एज सुन एज पॉसिबल करें। आप ये मामलात में उनके हैं, हमारे पार्टी के कारकुन जो हैं उनके अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है, और जो भी मेरी फ़ाइट कैरी ऑन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ उसमें काफ़ी कुछ हमने अचीव किया। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहते नवीद आओ सेंट्रल ऑफिस, तो मैंने उस्मान डार को बुलाया हुआ, आप भी बैठो, मैं भी था और हमारे चंद और दो साथी थे। तो जब हमारी वहाँ मीटिंग हुई तो मैंने इसी तरह जज्बाती जिस तरह अंदाज में मैंने बात शुरू की। मैं कहा उस्मान साहब आप आए हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप मुझे बताएं हमारा क्या लाए मतलब पार्टी के नौजवानों के लिए जिनको हमने ख्वाब दिखाए और क्या चीज़ की है। आप यकीन करें तो बात यह मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आपने सवाल ऐसा उठाया है। तो चीफ ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे सैफुल्लाह खान साहब की तो बात क्या आ जाती है ना, तो उन्होंने मुझे कहा नवीद ये जो प्रोग्राम बन रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए है। अगर हमने इस तरीके से शुरू कर दिया तो हमारे में और पिछलों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो जो लोग मेरिट पे आएंगे लोन उन्हीं को मिलेगा। मैं इसके बाद मैं क्या जवाब देता हूँ उनको, मुझे सारा वो पिक्चर एक बड़े अंदाज में नज़र आ गई और मेरा जो माइंड सेट था वो थोड़ा सा ओपन हो गया कि नहीं यार वाकई इसमें हमें मेरिट नज़र आ रहा है। आज लोग सवाल करते हैं तो आप मुझे बताएं ना 10,000 बंदों को लोन मिला है, आपको पता है 68% तो हमारी यूथ की पॉपुलेशन वेरी करती है। 40 साल अगर एज हम रख लें तो अगर उसमें 68% क्या बनेगा 10,000 लोगों में। लोग तो ये कहेंगे ना मुझे भी मिला, तुम्हें भी नहीं मिला, फलां को नहीं मिला। तो ये इंशाल्लाह अब जो बजट के अंदर ये हमने इतनी बड़ी अमाउंट 100 अरब रुपया रखा गया, जो मंजूर किया गया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस्मान डार की और हमारी हुकूमत की कि उन्होंने रखा। अब इंशाल्लाह आपको मैं लिटरली बात करता हूँ, ज़िला पिंडी के हवाले से मैं बात करूँ तो मुझे यकीन है यहाँ 300-400 लड़कों को जो हमारे जेन्युइन लोग हैं वो इंशाल्लाह ऐसे रेज अप करेंगे और वो बिजनेस जनरेट करेंगे तो उससे नौकरियाँ जनरेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन इकराम, आपने चौधरी नवीद साहब को सुना। मैं ज़ाती हैसियत में आपसे दरख्वास्त करूँगा पर्टिकुलरली यूथ से
कि ये भी एक नौजवान है और इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से माशाल्लाह बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं यूथ के हवाले से। इन्होंने अलावा अज़ीम कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त बैठे हुए हैं और यकीनन तर्जुमानी कर रहे हैं अपनी पार्टी की और बोलना चाहिए इनको। मगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जहाँ सीनियर्स हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनसे भी दरख्वास्त होगी कि ऐसे नौजवानों को कल जब वक्त आएगा टिकट की तकसीम होगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर देखा जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर कहाँ पर इंसाफ हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, कितने नौजवान जो है वो अपने यानी उस जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें डाल रखी थी उनको बाहर कराने का मौका नहीं मिल सका। ऐसे नौजवानों को आपको जो है वो आगे लाना होगा और ऐसे नौजवानों को टिकट दें, ऐसे नौजवानों को असम्बलियों के अंदर लेकर आएँ ताकि ये अपने यानी ये जितने जज्बात इस वक्त पाकि तहरीक इंसाफ के साथ रख लें उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं इनके जज्बात अपनी पाकिस्तानियत के साथ। तो ये नौजवान फ़ख्र है हमारा, आपका, हम सब का। आपको भी तब्दीली लाना होगी अपने अंदर, चुनते हुए जब ऐसे नौजवानों के हकूक़ की बात हो तो अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि पार्टी के ओहदेदारान मजबूर हों ऐसे नौजवानों को आगे लाने के लिए, ताकि इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले ऐसे ऑनेस्ट और लाइव लोगों के हाथ में दिए जा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।